हमेशा अपनी सास को बेटी बेटी की रट लगाते देख जया काफी परेशान थी। लेकिन उसने अपनी समझदारी का परिचय देकर ऐसा क्या किया कि घर में बहू बेटी के बीच फर्क ही मिट गया। घर क्या था, अच्छा खासा कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। सुबह की ट्रेन से बेटी और दामाद आए थे। सारा सामान बिखरा हुआ था। दयावती ने महरी से कितना कहा था कि मेहमान आ रहे हैं, जरा जल्दी आकर घर साफ कर जाए। 10 बज रहे थे, पर महरी का कुछ पता नहीं था। झाड़ू बहारू तो दूर, अभी तो रात भर के बर्तन भी पड़े थे। दो दो बार चाय बन चुकी थी। नाश्ता कब निपटेगा, कुछ पता नहीं था। रमेश तो एक प्याला चाय पीकर ही दफ्तर चला गया था। उसकी पत्नी जया अपनी 3 महीने की बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। उसको रात भर तंग किया था उस बच्ची ने, और वह अभी भी सोने का नाम नहीं ले रही थी। जहां गोद से अलग किया नहीं कि रोने लगती थी। इधर कमलनाथ है कि अवकाश प्राप्त करने के बाद से बर्ताव ऐसा हो गया है जैसे कहीं के लाट साहब हो गए हो। सब काम समय पर और एकदम ठीक होना चाहिए। कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनके घर के काम में मदद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। गंदे बर्तनों को देखकर दयावती खींची जा रही थी कि रश्मि बेटी ने आकर माँ को बाहों में प्यार से कस ही नहीं लिया, बल्कि अपने पुराने स्कूली अंदाज से उसके गालों पर कई चुंबन भी जड़ दिए। दयावती ने मुस्कुराकर कहा, चल हट, रही ना वही बच्ची की बच्ची। क्या हो रहा है माँ, पहले यह बताओ। माँ ने रश्मि को सारा दुखड़ा रो दिया। तो इसमें क्या बात है, तुम अपने दामाद कादिल बहलाओ, मैं थोड़ी देर में सब ठीक किए देती हूँ। पगली कहीं की माँ ने प्यार से झिड़क कर कहा, 2 दिन के लिए तो आई है, क्या तुमसे घर का काम करवाएगी? क्यों, क्या अब तुम्हारी बेटी नहीं रही? मैं डांट डांट कर क्या मुझसे घर का काम नहीं करवाया तुमने? यह घर क्या अब पराया हो गया है? मेरे लिए बेटी ने उलाहना दिया तब बात और थी। अब मुझे ब्याह जो दिया है, अपने घर में तो सब कुछ करती ही है। यहाँ तो तू बैठ और 2 घड़ी हंस बोल कर माँ का दिल बहला। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम अब यहाँ से जाओ, या तो इनके पास जाकर बैठो, या छुटकी को संभाल लो और भाभी को यहाँ भेज दो। हम दोनों मिलकर काम निपटा देंगे। अरे बहू को क्या भेजूं? उसे तो छुटकी से ही फुर्सत नहीं है। यह बच्ची भी ऐसी है कि दूसरे के पास जाते ही रोने लगती है। रोता बच्चा किसे अच्छा लगता है? रश्मि को माँ की बात में कुछ गहराई का एहसास हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ लगती है, पर उसने कुरादना ठीक नहीं समझा। वह भी किसी की बहू है, और उसे भी अपनी सास से निपटना पड़ता है। तालमेल बिठाने में कहीं ना कहीं किसी को दबना ही पड़ता है। बिना समझौते के कहीं काम चलता है। बातें करते करते रश्मि ने एक प्याला चाय बना ली थी। माँ के हाथों में चाय का प्याला देते हुए उसने कहा, तुम जाओ, माँ उन्हें चाय दे आओ। उनको तो दिन भर चाय मिलती रहे, फिर कुछ नहीं चाहिए। माँ ने झिझकते हुए कहा, अब तू ही दे आना। ओह, कहा ना माँ, तुम जाओ और 2 घड़ी उनके पास बैठकर बातें करो। आखिर उनको भी पता लगना चाहिए कि उनकी सास यानी कि मेरी माँ कितनी अच्छी है। रश्मि ने माँ को जबरदस्ती रसोई से बाहर निकाल दिया और साड़ी को कमर से कसकर काम में लग गई। फुर्ती से काम करने की आदत उसकी शुरू से ही थी। देखते देखते उसने सारी रसोई साफ कर दी। फिर भाभी के पास जाकर बच्ची को गोद में ले लिया और हंसते हुए बोली, यह तो ही है ना, इतनी प्यारी कि बस गोद में लेकर इसका मुंह निहारते रहो।
भाभी को लगा जैसे ननद ताना दे रही हो, पर उसने तीखा उत्तर न देना ही ठीक समझा। हंसकर बोली, लगता है सबकी सिर पर चढ़ जाएगी। भाभी, इसे तो मैं ले जाऊंगी। हाँ हाँ, ले जाना। रोते रोते सबके दिमाग ठिकाने लगा देगी। बेचारी को बदनाम कर रखा है। सबने कहा रो रही है। मेरे पास यह तो नाटक है। लो, लगी ना रोने। लो बाबा लो, रश्मि ने हंसकर कहा। संभालो अपनी बिटिया को। अच्छा, अब यह बताओ नाश्ता क्या बनेगा? मैं जल्दी से तैयार कर देती हूँ। भाभी ने जबरन हंसते हुए कहा। क्यों? तुम क्यों बनाओगी? क्या दामाद जी को किसी दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? हंसकर रश्मि ने कहा। यह बात नहीं, मुझे तो खुद ही खाना बनाना अच्छा लगता है। वैसे वह बोल रहे थे कि भाभी के हाथ के बने कबाब जरूर खाऊंगा। बना दूंगी। अच्छा, तुम इसे जरा गोदी में लेकर बैठ जाओ, सो गई है। मैं झटपट नाश्ता बना देती हूँ। ओह, लिटा दो ना बिस्तर पर। यही तो मुश्किल है, बस गोदी में ही सोती रहती है। अच्छा ठहरो, माँ को बुलाती हूँ, वह लेकर बैठी रहेगी। हम दोनों घर का काम कर लेंगे। नहीं नहीं, माँ जी को तंग मत करो। जया को मालूम था कि एक तो छुटकी माँ जी की गोद में ज्यादा देर टिकती नहीं, दूसरे यहाँ उसने कपड़े गंदे किए कि वह बहू को आवाज देने लगती है। स्वयं गंदे कपड़े नहीं छूती। रश्मि को लगा यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। चुपचाप धीरे से छुटकी को गोद में लेकर बैठ गई और प्यार से उसका सुंदर मुख निहारने लगी। कुछ ही महीने की तो बात है, उसके घर भी मेहमान आने वाला है। वह भी ऐसे ही व्यस्त हो जाएगी। घर का पूरा काम न कर पाएगी तो उसकी सास क्या कर लेगी? पर उसकी सास तो सलोनी है, वह तो घर में ही नहीं टिकती। उसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा है। गर्दन को झटक देकर रश्मि मन ही मन बोली, देखा जाएगा। मुश्किल से 15 मिनट हुए थे कि बच्ची रो पड़ी। हाथ से टटोल कर देखा तो पोतड़ा गीला था। उसने जल्दी से कपड़ा बदल दिया, पर बच्ची चुप ना हुई। शायद भूखी है। अब तो भाभी को बुलाना ही पड़ेगा। भाभी ने टोस्ट सेक दिए थे, आमलेट बनाने जा रही थी। पिताजी अभी गरम गरम जलेबियां लेकर आए थे। भाभी को जबरदस्ती बाहर कर दिया। बच्ची की देखभाल अवश्य की। फुर्ती थे। आमलेट बनाकर ट्रे में रखकर मेज पर पहुंचा दिए। कांचे चम्मच, प्याले, प्लेट सब यही तरह से सजाकर पिताजी और अपने पति को बुला लाई। माँ अभी नहा रही थी। उसने सोचा वह माँ और भाभी के साथ खाएगी। बाद में नाश्ते के बाद रश्मि ने कुछ काम बताकर पति को बाजार भेज दिया। अब मैदान खाली था। झट से झाड़ू उठा ली। सोचा कि पति के वापस आने से पहले ही सारा घर साफ सुथरा कर देगी। वह नहीं चाहती थी कि पति के ऊपर उसके मायके का बुरा प्रभाव पड़े। घर का मान अपमान उसका मान अपमान था। पति को इससे क्या मतलब कि महरी आई या नहीं। जैसे ही उसने झाड़ू उठाई कि जया आ गई। दोनों में खींचतातानी होने लगी। ननद रानी, यह क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे कि 2 दिन के लिए मायके आई और झाड़ू बहारू चौका बर्तन सब करवा लिए। चलो हटो, जाकर नहा धो लो। नहीं जाती, क्या कर लोगी? रश्मि ने मुस्कुराकर कहा। मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें मतलब है? मतलब है, तुम तो 2 दिन बाद चली जाओगी, पर मुझे तो सारा जीवन यहाँ बिताना है। रश्मि ने इशारा समझा, फिर भी कहा, अच्छा चलो काम बांट लेते हैं। तुम इधर सफाई कर लो और मैं उधर। बिल्कुल नहीं, जया ने दृढ़ता से कहा। ऐसा नहीं होगा। भाभी और ननद झगड़ रही थी कि बच्ची ने रोकर फैसला सुना दिया। भाभी मैदान से हट गई।
इधर माँ ने दिन के खाने का काम संभाल लिया। छुटकी को नहलाने धुलाने व कपड़े साफ करने में ही बहू को घंटों लग जाते हैं। सास बहू की मजबूरी को समझती है, पर एक अनकही शिकायत दिल में महसूसती रहती थी। बहू के आने से उसे क्या सुख मिला। वह तो जैसे पहले घर बार में फंसी थी, वैसे ही अब भी कैसे कैसे सपनों का अंबार लगा रखा था। पर वह तो ताश के पत्तों से बने घर की तरह बिखर गया। वह कसक और बढ़ गई थी। नहीं, शायद कसक तो वही थी, केवल उसकी चुंबन बढ़ गई थी। दयावती ने हाथ सब्जी की और बढ़ गए। फिर भी उसका मन बार बार कह रहा था, लड़की को देखो, 2 दिन के लिए आई है, पर घर का काम ऐसे कर रही है जैसे अभी विवाह ही नहीं हुआ हो। आखिर लड़की है, माँ को समझती है, और बहू संध्या हो चुकी है। रश्मि और उसका पति विजय अभी अभी जनपद से लौटे थे। कितना सारा सामान खरीद कर लाए थे, कहाँ कहे लग रहे थे। चाय ठंडी हो गई थी, पर उसका ध्यान किसे था। विजय ने पैरासूट नायलॉन की एक जैकेट अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी। रश्मि के लिए एक जींस भी खरीदी थी। उसे रश्मि दोनों चीजें पहनकर दिखा रही थी। कितनी चुस्त और सुंदर लग रही थी। दयावती का चेहरा खिल उठा था, दिल गर्व से भर गया था। बहू रश्मि को देखकर हंस रही थी, पर दिल पर एक बोझ था। शादी के बाद सास ने उसकी जींस व हाउस कोट कस्बे में बंद करवा दिए थे, क्योंकि उन्हें पहनकर वह बहू जैसी नहीं लगती थी। रात को गैस के तंदूर पर रश्मि ने बढ़िया स्वादिष्ट मुर्गा और नान बनाए। इस बार बहू अपने मायके से तंदूर लेकर आई थी, पर वह वैसा का वैसा ही बंद पड़ा था। उस पर खाना बनाने का अवकाश किसे था। सास को आदत न थी और बहू को समय न था। तंदूर का खाना इतना अच्छा लगा कि विजय ने रश्मि से कहा, कल हम भी एक तंदूर खरीद लेंगे। दयावती के मुंह से निकल गया, क्यों पैसे खराब करोगे, यही ले जाना, यहाँ किस काम का आ रहा है। कमलनाथ ने कहा, ठीक तो है बेटा, तुम यही ले जाओ, हमें जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। बहू चुप से दिल पर तो जैसी किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने अपने पति की ओर देखा। बेटी ने मुंह फेर लिया। एक ही इलाज था, कल की ही बहन के लिए एक नया तंदूर खरीद कर ले आए, लेकिन इसके लिए पैसे और समय दोनों की आवश्यकता थी। बेटी की अपना माहौल याद आया। एक बार तंदूर ले गई तो उसके ससुर व पति दोनों जीवन भर उसे तंदूर पर ही बैठा देंगे। दोनों को खाने का बहुत शौक था। इसके अलावा उसे याद था कि जम्मा का दिया हुआ साल सास ने उसकी ननद को बिना पूछे पकड़ा दिया था, तो उसे कितना मानसिक कष्ट हुआ था। आंखों में आंसू आ गए थे। भाभी की हालत भी वही होगी। बात बिगड़ने से पहले ही उसने कहा, नहीं माँ, यह तंदूर भाभी का है, मैं नहीं ले जाऊंगा। मेरे पड़ोस में एक मेजर रहते हैं, उन्होंने मुझे सस्ते दामों पर फौजी कैंटीन से तंदूर लाने के लिए कहा है। 2-2 तंदूर लेकर मैं क्या करूंगी। बेटी ने तंदूर के लिए मांग नहीं की थी, परंतु उसने ससुराल लौटते ही मेजर साहब से तंदूर के लिए कहने का इरादा कर लिया था। अगले दिन बेटी और दामाद चले गए। घर सूना सूना लगने लगा। चहल पहल मानो समाप्त हो गई थी। इस सूनेपन को तोड़ने वाली केवल एक आवाज़ थी, और वह थी बच्ची के रोने की आवाज़। वातावरण सामान्य होने में कुछ समय लगा। माँ के मुंह से हर समय बेटी का नाम निकलता था। वह क्या क्या करती थी, क्या कर रही होगी। बच्चा ठीक से हो जाए, तुरंत बुला लूंगी। 3 महीने से पहले वापस नहीं भेजूंगी। बहू सोच रही थी। उसे तो पीछे पड़कर 1 महीने बाद ही बुला लिया था। दयावती की बहन की लड़की
किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह में आई थी। समय निकालकर वह मौसी से मिलने भी आ गई। क्या हो रहा है मौसी? अरे तू कब आई? दयावती ने चकित होकर कहा। कुछ खबर भी नहीं लो? जब खुद ही चली आई तो खबर क्या भेजनी? आई तो कल ही हूँ। शादी है कल, कल वापस भी जाना है। पर अपनी प्यारी मौसी से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ? भाभी कहाँ है? सुना है छुटकी बड़ी प्यारी है, बस उसे देखने भर आई हूँ। अरे बैठ तो सही, अब दुख सुन लेना। देख कढ़ी बना कर रही है, खाकर जाना। ओह बस मौसी, तुम और तुम्हारी कढ़ी, हमेशा चूल्हा चौका। अब भाभी भी तो है, कुछ तो आराम से बैठकर। दयावती ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या आराम करना? काम तो जिंदगी की अंतिम सांस तक करना ही करना है।